न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं अभिलाष अवस्थी अपने थर्ड एम्पायर कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, कल पटना के गांधी मैदान में जो हुआ वो अभूतपूर्व है, अप्रतिम, अनपैरेलल, अनबीटेन, कुछ भी कह लीजिए, कोई भी संज्ञा दे लीजिए। 10 लाख से अधिक लोग किसी भी राजनीतिक रैली में जो रिकॉर्ड हैं, अगर उन्हें देखें तो आज तक ये मतलब इसके मुकाबले कोई रैली नहीं हुई। सिर्फ बिहार की ही बात नहीं, बिहार के बाद की भी बात करें। खैर, जाहिर सी बात है, ऐसी रैली और चुनाव के 2 महीने पहले कुछ ना कुछ बात तो है, कुछ विशेष बात। लोग बोलते हैं, कहावत है कि मतलब खिचड़ी का एक चावल देखो तो पता चल जाता है कि खिचड़ी अभी पकी कि नहीं। वैसे ही राजनीतिक मूड जब भी किसी भी मुल्क, कम से कम भारत का जब भी राजनीतिक मूड का आकलन करना हो, टू एस्टीमेट पॉलिटिकल मूड ऑफ इंडिया, तो सबसे पहले बिहार की तरफ देखें। बिहार में का राजनीतिक मूड क्या है, वहां का राजनीतिक तापमान क्या है, वो पूरा बता देता है कि आपके देश का राजनीतिक मूड क्या है। तो कल पता चल गया कि देश का राजनीतिक मूड क्या है। यह देश बदलाव चाहता है, केंद्र में जो सरकार है नरेंद्र मोदी की, उससे मुक्ति चाहता है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं उमड़ी देश की कि जो है ये एक रैली, राजनीतिक रैली, उसमें जो उत्साह दिख रहा था, ये उत्साह बहुत बड़ी चीज है। भाई 10 लाख की एक तो रैली मैनेज नहीं की जा सकती। अब नरेंद्र मोदी के साथ तो सब कुछ है, अरबों रुपए हैं, बसें हैं, ट्रेन है, फला है। और पिछले 14 से लेकर अभी 24 तक हम लोग देख रहे हैं कि उनकी हर रैली तो मैनेज की जाती। लेकिन रैली में आप सर तो ले आओगे, हालांकि आप 10 लाख तो कभी ला ही नहीं पाए। 2014 में जो रैलियां होती थी उसमें बाद में पता चला था कि गुजरात से सर्टेन लोग कुछ आते ही हैं हर रैली में। अब गुजरात के लोग इलाहाबाद और लखनऊ में क्या करने आए थे, ये तो पता चलता है कि आपने भीड़ को मैनेज किया। ये तो नरेंद्र मोदी और भाजपा की बात। कल जो भीड़ उमड़ी है, इससे पूरे देश के मानस को पता चल गया कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव 100 दिन के अंदर ही है, उसमें क्या होने वाला है। देश चाहता है कि जो केंद्र में नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार है, कल की रैली ने सिद्ध किया है कि यह देश केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकना चाहता है। तेजस्वी ने कुछ कहा, राहुल गांधी थे, अखिलेश यादव थे। बात अखिलेश यादव से शुरू करता हूं। अखिलेश यादव, मैं एक्चुअली आज जो अपना कार्यक्रम जो थर्ड एम्पायर का, वो क्या बिहार की 40 सीट है और बिहार का ही हिस्सा रहा झारखंड, वहां की 14 सीटें, यानी कुल 54 सीटों पर हम चाहते हैं कि आज थोड़ा सा डिस्कशन हो कल की रैली के आधार पर। लेकिन अखिलेश यादव ने तो कल बिल्कुल साफ बोला कि अभी जो है सीधे से 120 हराओ और भाजपा हटाओ, यानी 80 उत्तर प्रदेश की सीटें हराओ, अखिलेश यादव ने कहा, और साथ में 40 बिहार की हटाओ। पटना के चारों तरफ और पटना की सड़कों पर मुझे दिखाई दिए हैं जिन्होंने चुनाव शुरू होते ही ऐलान कर दिया है कि अगर उत्तर प्रदेश 80 हराओ का नारा दे रहा है, अगर उत्तर प्रदेश 80 हराओ का नारा दे रहा है, तो बिहार भी पीछे नहीं है। 40 हराओ का नारा यहां पर निकाला जा रहा है। और अगर यूपी और बिहार मिलकर के
सीट हरा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? 120 पूरी हटाओ और भाजपा को हरा दो। और ये सच भी है, उत्तर प्रदेश और बिहार में अगर देखिए तो उत्तर प्रदेश में पिछली बार 61 सीट्स थी 19 में, और यहाँ पर तो गजबी था, 40 में से 39 सीटें एनडीए की, मोदी जी की और नीतीश कुमार की। तो वो अखिलेश यादव ने नारा दिया, तो 40 बिहार में, 39 एनडीए की थी और 14 में से 12 झारखंड में एनडीए की, मोदी जी की थी। तो 14 में से पहले हम लोग बात कर लें, 14 में से 12 सीटें पाने वाली भाजपा ने झारखंड में क्या किया। अगर हम 54 सीटों का एस्टीमेट करें, आकलन करें, तो सबसे पहले हम झारखंड जाते हैं। झारखंड में क्या हुआ, झारखंड में 14 सीटें हैं, उसमें 12 सीटों पर एनडीए का यानी नरेंद्र मोदी का कब्जा। क्या आप फिर 14 में से 12 लाने के मूड में? जी नहीं। आपने वहां के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर अत्याचार में कोई कोर कसर नहीं बाकी, क्योंकि आपकी ढबली बजाए, जो भारतीय जनता मोदी जी की ढबली बजाए, उसके 100 खून माफ, मुकदमे साफ, सब है ना, सब अजीत पवार हैं, एकनाथ शिंदे हैं, फला फला, वो सुरेंद्र अधिकारी, बंगाल से शुरू करिए। तो यहाँ सब यही हो रहा है कि आप खूब भ्रष्टाचार किए, हमारे पास आओ, मुकदमे चले जाएंगे। अभी एक विवाद उठा है अजीत पवार का, तो मुकदमा जा ही नहीं रहा, उनका हट ही नहीं रहा। खैर, तो अब झारखंड में अगर हेमंत सोरेन आपकी ढपली बजाने लगते, आपकी शरण में आ जाते मोदी जी की, तो क्या होता? वो मुख्यमंत्री बने रहते और आराम से रहे होते। जैसा कि वो बोल रहा था, तिहाड़ जेल से रिटर्न घटिया पत्रकार सुधीर चौधरी, वो बोल रहा था कि वो वो अभी तो उनको 5 स्टार कल्चर में रहने की आदत हो गई है। अरे वो आदिवासी का बेटा है हेमंत सोरेन, वो तुम्हारी तरह जो है वो जी टीवी का जाया हुआ नहीं है, मोदी जी का दत्तक पुत्र नहीं है। तुम्हारी तरह 25 हथियार लेके किसी मीटिंग में नहीं जाता। घर के बाहर निकलने में भी तुम्हें हथियारों की जरूरत पड़ती है, जेड प्लेस और कौन सा प्लेस सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। कितने दिन रखोगे? 2 ही महीने तो और है। फिर अब क्या 14 में से 12 सीटें पाएंगे ये झारखंड में? जी नहीं, बिल्कुल। क्योंकि हेमंत सोरेन जब जेल गए, किन परिस्थितियों में गए कि हेमंत सोरेन अंदर अपने घर में बैठ के जनता के लिए एक वो बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे कि देखो हमें अरेस्ट किया जा रहा है। अभी बाहर खटखटा रही है, बेल दबा रही है ईडी और पुलिस अरेस्ट करने के लिए। अंदर वो बोल रहे हैं मुझे कुछ देर में अरेस्ट कर लेंगे, और वो झारखंड की जनता के नाम, बल्कि पूरे देश की जनता के नाम एक संदेश दे रहे थे। ये अत्याचार की सरकार, जो अंग्रेजों से भी ज्यादा खौफनाक है, इसे उखाड़ फेंकना है। और ये कह के वो चले गए। और उन्होंने एक अच्छी बात की कि वो जेल जाने के पहले उन्होंने एक एफआईआर कर दी कुछ ईडी के अधिकारियों के खिलाफ, वो जिंदा है अभी एफआईआर। तो अब झारखंड के सारे लोगों को ये खबर, सारे लोगों को खबर है, वहां के दलितों को खबर है, वहां के एससी एसटी को खबर है, वहां के आदिवासियों को खबर है, वहां पूरे झारखंड के लोगों को ये खबर हो गई है कि दलित और आदिवासी मोदी जी को बर्दाश्त नहीं है, और वो अगले लोकसभा चुनाव में चुप रहकर झारखंड के वासी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि 2-3 महीने बाद उनको भगवान न करे ईवीएम की बटन दबाना पड़े, कोशिश ये हो कि बैलेट पेपर में मुहर लगानी पड़े। तो वो लोकसभा चुनाव का वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि बैलेट पेपर में मुहर लगाएं और केंद्र की सरकार को हटाएं। हेमंत सोरेन के परिवार को कितनी तोड़ने की कोशिश, ये परिवारों को तोड़, नरेंद्र मोदी की बड़ी ये परिवार तोड़ू आदमी, न तो इनके पास अपना कोई परिवार। अब उस पर ज्यादा बोलेंगे तो अच्छी बात नहीं है। आपने अजीत पवार साहब का परिवार तोड़ दिया, आपने रामविलास पासवान तो आपके दोस्त थे, उनका परिवार तोड़ दिया,
आपने अपर्णा यादव को लेकर जो है अखिलेश यादव को परिवार को तोड़ने की कोशिश की। आप तोड़ू फोड़ू हैं, आपके पास परिवार नहीं है तो आप जो है खाली दूसरों का परिवार तोड़ते घूमते। ये सब घटिया हरकतें राजनीति से बाहर ही रखिए ना। आप तेजस्वी यादव के परिवार पे हमला किया आपने ईडी का, आपने हमला किया किस पे, हेमंत सोरेन के परिवार। लेकिन हेमंत सोरेन का परिवार एक, इन्होंने बड़ी कोशिश की, हेमंत सोरेन का भाई भी एमएलए, बड़ा भाई है, उसको तोड़ दें कि भाई तू सीएम बन जा और हम बाहर से समर्थन। ये सब नहीं हुआ। उनकी गीता सोरेन है, उनकी भाभी है, उनको भी एमएलए, उनको तोड़ने की कोशिश। और कल्पना आप क्या हो गया है, झारखंड की जनता देख रही है। और कल्पना सोरेन जो हेमंत सोरेन की पत्नी है, वो आंचल फैलाकर झारखंड की गलियों पे निकल पड़ी। उनकी योजना है और आगे जाने की कि देखो हमें आप जो है ये केंद्र की सरकार को हटाने के लिए आप मतदान करो। और मेरे पति को जो जब अच्छा शासन चला रहे थे, उन्हें जबरदस्ती जेल में बंद किया इस सरकार ने, और मेरे पति ने जेल जाना प्रेफर किया, जेल जाने को प्राथमिकता दी। बनस्पति क्या कि आपके ट्रैप में फंसना, उसमें कोशिश नहीं की और वो जेल। तो ये कल्पना सोरेन जो उनकी पत्नी है, वो आंचल फैलाकर झारखंड की जनता के पास निकल गई। तो 14 में 12 लिया हो गया। अरे 14 में से एक भी मिल जाए तो बड़ा मुश्किल है ना। अब आप जो है अपने मतलब और बहुत सारी चीजें समझी जा रही है कि नरेंद्र मोदी ने जिस ढंग से झारखंड को तबाह करने की कोशिश की, एक्चुअली है क्या, ये सारा खेल जो है ये है अडानी का। अडानी, आपको ध्यान है कि शायद पावर प्रोजेक्ट जो बांग्लादेश गया है, मुझे जो याद आ रहा है, उसकी यूनिट झारखंड में ही लगी। वहां से बांग्लादेश में बिजली सप्लाई होती है, अगर मैं मिस नहीं कर रहा हूं ये सूची। तो अब झारखंड में कोयला है, झारखंड में कोयले की खदान है। मैं गया हूं झरिया वगैरह में, बहुत यात्रा किया हूं। राजेंद्र सिंह थे उस समय फाइनेंस मिनिस्टर झारखंड के, तो सुबोध कांत साहब भी वहां पर, ये सब मेरे मित्र लोग हैं, तो इनके साथ मैंने बड़ी यात्रा की, या मैं अकेले भी गया हूं। तो वहां तो मुझे रुकना पड़ा झरिया में, एक ऐसी जगह जहां पर मैं सो रहा, बाहर देखो तो जमीन के नीचे से आग निकल रही। मैं कहूँ यार ये क्या, तुम लोग हमें फंसा दिए। तो वो हंस रहे थे, उनके घर थे, बंगले थे उसके ऊपर, जमीन के ऊपर, काली जमीन के ऊपर, और नीचे से आग निकल रही। उनके लिए नॉर्मल है, मुझे तो रात भर नींद नहीं आई कि यार ये तुम लोग कल, ये तो 100 साल 150 साल 200 साल से, हमारे बाप दादों के समय से चल आग निकल रही। अब जहां हम सो रहे हैं, जहां पर मेरा बेड लगा है, उसी के नीचे से आग निकल रही है जमीन से। तो मैं सुबह उठ के फिर वहां से एक गेस्ट हाउस था सरकारी, उधर गया, भैया कम से कम सो तो पाऊंगा। तो वो कब्जा करना चाहता है गौतम अडानी की भाई ये जो कोल माइंस हैं, इन पे हम कब्जा हो जाए तो बिजली तो वही बना रहा है, सब कुछ बिजली वही, वो सब कुछ तो वही बना रहा है ना, बेवकूफ बना रहा है और बिजली बना रहा है। धरावी लेके बिल्डर भी वो बन गया। अभी जो है वो, और एयर इंडिया की जमीन भी है, वो भी उसी को मिलने जा रही है। सब जमीन तो उसको, पूरे देश की जमीन तो वो झारखंड पे कब्जा चाहता। वो चाहता था छत्तीसगढ़ पे कब्जा, वो छत्तीसगढ़ पे हो गया, वो हिमाचल पे भी कब्जा चाहता, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र जो हैं उस पर अडानी, क्योंकि वहां जमीनें बहुत होती हैं, और उस जमीनों पे कब्जा करना जो है उसका अडानी का काम है। और अडानी को मदद मिलती है नरेंद्र मोदी से, ये तो व्याप्त है एकदम, दुनिया को ये सूचना है। खैर हम अडानी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। झारखंड की 14 सीटों में पिछली बार 12 जीती थी, बता चुका हूं आपको। अब इनको जो परिस्थिति है वो ये है कि शायद 1-2 सीटें, जो राजनीतिक पंडित हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उन सबसे बात हुई तो वहां पर जिस ढंग से आदिवासियों, अभी आपको याद है मध्य प्रदेश में
शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर एक आदिवासी के मुंह पर, दलित आदिवासी के मुंह पर पेशाब किया था भाजपा के कार्यकर्ता ने, पदाधिकारी। एक दलित के साथ हाथरस में बलात्कार, मुझे अचानक याद आ रही चीजें। अभी एक दलित को गुजरात में ही, वो घोड़ी पे चढ़ के बारात जा रहा था, उसको मार पीट के जो है नीचे उतार दिया कि तुम दलित हो, तुम घोड़ी पे कैसे चढ़। तो उसको जो है वो, ये सब हो रहा है इस देश में नरेंद्र मोदी के राज। और उसमें जो है ये जो हेमंत सोरेन है, हेमंत सोरेन इस बात का प्रतीक बन चुका है कि हेमंत सोरेन इस मुल्क में अब आदिवासी अस्मिता, SC ST की अस्मिता का प्रतीक बन चुका है। और वो इस देश में एक जाना माना युवा नेता है। और मुझे जहां तक सोचता हूं उस हिसाब से 14 में से 14 ही सीटें झारखंड में इंडिया अलायंस जीतेगा, शायद 1-2 सीटें भूल से भाजपा जीत जाए। आगे बढ़ते हैं। अब शिफ्टेड फ्रॉम हेमंत सोरेन टू तेजस्वी। तब हम पटना की रैली पे आएंगे। हेमंत सोरेन जेल में है, उनकी पत्नी संघर्ष कर रही है, उनका परिवार संघर्ष कर रहा है। अब इधर तेजस्वी यादव ने कल रैली आयोजित की। देखिए, एक बड़ी बहुत खूबसूरत बात हो रही है, मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं। मैं एक नोट है कि 3 यात्राओं के लोग कल थे मंच पर। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के प्रथम व्यक्ति, अगुआ व्यक्ति राहुल गांधी मंच पर थे पटना गांधी मैदान में। दूसरा, PDA यात्रा जो अखिलेश यादव कर रहे हैं, उस यात्रा के अगुआ भी वहां पर थे मंच पर, अखिलेश यादव जी। और जन विश्वास यात्रा जो ये कर रहे हैं तेजस्वी यादव, कल वो स्वयं उन्हीं ने आयोजित की थी। तो ये 3 यात्राएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं और इन तीनों यात्राओं में के लोग वहां पर उपस्थित है। ये अखिलेश यादव ने जो बोला वो कि 80 और 20, उसमें उन्हें 14 और जोड़ देनी चाहिए। 80 और 40 यानी 120 और 10, उसमें 14 और जोड़िए तो 134 को जोड़िए। 134 की बात करें, लेकिन फिलहाल आज हम 54 की ही कर रहे हैं। तो जब हम बिहार में आते हैं तो 40 में से 39 सीटें NDA जीत चुकी है 2019 में। लेकिन कल जो अभूतपूर्व रैली जिसमें 10-12 लाख लोग थे, उसे देखकर ये लग रहा है कि अब ये जो 39 सीटें 40 में जीते थे नीतीश कुमार और भाजपा मिलके, अब वो संभव नहीं। कल की रैली का उत्साह देखने में था। लोग बैंड बाजे लेके आ रहे थे, लोग मीम लगाए हुए थे, लोग जो है तेजस्वी यादव, लालू यादव को का जिंदाबाद कर रहे थे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव, दूसरे तमाम लोग थे मंच पर। कितने लोग उपस्थित थे? मल्लिकार्जुन खड़गे थे, वामपंथी दलों के थे, सीताराम येचुरी थे और डी राजा थे। बहुत सारे नाम हैं। अभी उसका डिस्कशन के लिए मीटिंग, अभी ये हम लोग सीटों पर बात कर रहे हैं। तो कल की रैली में सबसे बड़ी मात्रा में युवा, मालूम है आपको, सबसे बड़ी मात्रा में युवा जो अभी स्टडीज आई, वो युवा वहां क्यों एकत्र हुए थे? क्यों? उसके कई कारण है। उसके कारण है, देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश में सेना भर्ती का एक अपना सपना होता है। वहां के गांवों में चले जाइए, उनका मुख्य उद्देश्य है लड़का 9, 10, 11 साल का हुआ उसको बोलते हैं अभी ये सेना में जाए। तो वो उसी हिसाब से सुबह निकल जाता है, खेतों की तरफ, मैदानों में दौड़ लगाता है, पार्कों में दौड़ लगाता है और एक्सरसाइज करता है। और उन्हीं में से सेना में लोग जाते और बड़े अधिकार, सिपाही बनते, बड़े अधिकारी बनते या कुछ भी बनते। लेकिन सेना में भर्ती होना वहां के युवकों का सिर्फ उनके लिए रोजगार ही नहीं, एक सम्मानजनक नौकरी है। सिर्फ बिहार में और बिहार उत्तर भारत में एक प्रमुख नौकरी है। सुबह सुबह आप देखिए तमाम जगह सब लोग दिख जाते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा अत्याचार किया, ये सेना के साथ किया और इन युवकों के साथ, कि अग्निवीर की 4 साल की नौकरी सेना में रखी। 4 साल
और उनका जाने क्या पेच है, वो तो मैं डिटेल में जाने में मुझे डर लगता है कि एक बड़ी नौकरी और युवकों का सपना तोड़ दिया, युवकों का सपना तोड़ दिया, युवक बैठ गए। अभी सुना है अभी इजराइल जा रहे हैं, इजराइल की सेना में, हाँ भाई ये बड़ी 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 है, इस पे मैं डिटेल निकाल रहा हूँ, कल बताता हूँ। इजराइल जा रहे हैं, वहां इजराइल की सेना में युद्ध करने जा रहे हैं, इजराइल की तरफ से लड़ेंगे। वो कह रहे हैं क्या करें, यहाँ रोजगार ही नहीं है। तो कल जो था बेरोजगार युवकों की भीड़। अभी तेजस्वी यादव ने पिछले पिछले अपने डिप्टी सीएम के कार्यकाल में नौकरियां दी, इससे युवकों को आशाबंदी आ रही है तो नौकरी देगा मुझे। हालांकि वो नीतीश कुमार ये बोल रहे वो हमने दी मेरे सीएम काल में। अरे भाई लोग पूछ रहे हैं कि तुम तो 18 साल से सीएम हो, तब क्यों नहीं दी? तेजस्वी यादव ने ही अपने डिपार्टमेंट में आपको युवकों को नौकरी। तो तेजस्वी यादव एक बड़े नेता, ये हेमंत सोरेन उभरे, वैसे तेजस्वी यादव भी। तेजस्वी यादव तो मुझे लग रहा है कि एक बड़े राष्ट्रीय नेता के रूप में और बिहार के केंद्रीय व्यक्तित्व के रूप में उभरे, है ना। कल राहुल गांधी ने कहा भी कि इसमें बोला कि 40 सालों से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है आजकल, 40 वर्षों में कभी इतनी बेरोजगारी नहीं हुई। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि ये जो है 16 लाख रुपया अपने मोदी जी अपने दोस्त और बिजनेसमैनों का कारपोरेट का माफ कर चुके हैं, मगर मजदूर किसानों को के कर्जे को मैंने ही माफ किया। वो युवक वही बैठे थे मजदूर और किसानों के घर पे। तो राहुल गांधी ने इस पर काफी बात की और उन युवकों को संबोधित किया। एक बात और हुई, लेकिन ये मुझे समझा जाता है कि ये मुझे बोल देना चाहिए। लालू यादव का तो अपना चिरपरिचित अंदाज है, उनका भाषण देश विदेश में प्रसिद्ध है। मारा मारा झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता पहुंच गए। देखिए ये उनका स्टाइल है, कई बार उनसे मिला भी। उनका जीवन भी ऐसा ही है, उनका जीवन भी ऐसे ही नॉर्मल तरीके से। एक बार मैं उनकी होली में भी रहा बिहार। तो खैर मैं ये बोल रहा था, उन्होंने एक बड़ी कीमती बात कल कही थी, मुझे याद है। उन्होंने जो मन से बोला, मैं सुन रहा था, अपने यहाँ टीवी पे देख रहा था। उन्होंने बोला कि मोदी तो हिंदू नहीं है। अब एकदम से हम लोग जो बैठे थे, कई पत्रकार लोग मेरे घर पे ही, ये क्या, एकदम सन्नाटे में आ गए। हम लोग टीवी पे ही निगाह गाड़ दिए कि ये कौन सा नया एक इशू ले आ रहे। सबके दिमाग में अलग अलग बात। तब उन्होंने बोला, लालू यादव ने बिल्कुल सही बोला, वो बात मैं भी उठा चुका हूँ। विनोद अग्निहोत्री अमर उजाला के हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर, मेरे मित्र, उन्होंने भी ये बात, हम लोगों ने ये बात उठाई कि वेद सम्मत बात, धर्म सम्मत बात। अब तो शंकराचार्यों की मानते ही नहीं मोदी जी, शंकराचार्यों को जाने क्या समझते। ईडी और सीबीआई और उन्हीं में से लगता है कोई एक कार्यकर्ता समझते। अरे जब माँ मरती है तो या माता पिता का जब कंधा देते हैं तो घर में सूतक शुरू हो जाता। जो ब्राह्मण नरेंद्र मोदी को समर्थन करते हो, जरा थोड़ा सा अकल लगा के समर्थन करो। अगर ये लालू यादव की बात नहीं है, ये सच भी है। क्या मैं पूछना चाहता हूं कि जो ब्राह्मण जो है नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हैं, वो अपने माता पिता की शव यात्रा में जाने के बाद बाल नहीं मुड़ाते हैं? क्या नई परंपरा बनाओगे, नए शंकराचार्य पैदा करोगे? गुजरात वाले, उन ब्राह्मणों को जवाब देना चाहिए कि ये क्या कि माँ और सूतक लगता है, 13 दिन घर से नहीं निकलते हैं। चलो आजकल 4 दिन और ये सब हो रहा है, मैं यहाँ पर शव यात्रा डिस्कशन करने नहीं बैठा हूं। लेकिन लालू यादव की बात कि तुम तो हिंदू नहीं हो, तुमने हिंदू परंपरा का निर्वाह नहीं किया, तुमने बाल तक नहीं बनवाया। मुझे याद है हम इंतजार कर रहे थे टीवी पर देख के, इन्होंने कंधा दिया और उसके बाद फ्लाइट पकड़ के आए और मंत्रालय में जाके बैठे। आपने वहां पर भी जाके, जबकि तय ये कि दूसरों को छुआ नहीं जाता कंधा देने के बाद। ये हिंदू परंपरा को आप भूल गए मोदी जी। अगर लालू यादव तुम्हें आपको ये बोल रहे हैं कि आप हिंदू नहीं है, तो मैं ये तो नहीं बोल सकता हूँ, आप हिंदू तो ही है। हाँ, हालांकि आप जो है बैकवर्ड नहीं है, आप ओबीसी तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि आप अपने दस्तखत से खुद ओबीसी बने, लेकिन हिंदू तो हो।
लेकिन लालू यादव जो प्रश्न उठा रहे हैं वो भी कोई बुरा नहीं है, वो भी प्रश्न वाजिब है। तो खैर ये सब देखते हुए समझा जा रहा है कि जो 40 सीटें हैं बिहार, वो 40 सीटों में इनको बड़ा भारी झटका, 39 मिली थी, अब तो इनको लगता है कि 25 सीटों का घाटा, 39 में से इनको 25 सीटें कम आएंगी। यानी अगर 40 सीटें हैं तो आधे आधे में दोनों इंडिया अलायंस बढ़ जाएंगे, बल्कि इंडिया अलायंस को सीटें ज्यादा आएंगी, 20-25 सीटें आएंगी और उनको 15-20 सीटें आएंगी। ऐसा राजनीतिक पंडितों ने लगाया और समीक्षकों का भी कहना है। एक चीज और बोलना चाहता हूँ, बहुत बहुत कीमती बात है, मगर अब उसके लिए अलग से कार्यक्रम नहीं करना है, कि कल तेजस्वी यादव ने एक शब्द बोला, माई बाप। बड़ी बात है, शाबाश। यही होना चाहिए समाज में, यही होना चाहिए राजनीतिज्ञों के अंदर, कि आप माई तो MY समझते हैं, यानी मुस्लिम यादव। एक टाइप कर दिया था, अखिलेश को भी कर दिया माई फैक्टर, मुस्लिम यादव जी नहीं। उन्होंने कल बोला, तेजस्वी यादव ने, माई बाप। बाप का मतलब बी से बहुजन, A है, बी से बहुजन, पहले ए से अगड़े, दूसरे ए से आधी आबादी, बाप, और पा से पुअर। तो ये बड़ा कीमती शब्द है, राजनीति में आगे चलकर आप देखिएगा कि इस शब्द का बड़ा डिस्कशन आएगा। ये अगर कोई और बोलता, मोदी जी बोलते, तो अब तक जो है वो अंजना मैया और श्वेता मम्मी और वो चित्रा दादी, ये सब चला चुकी होती, अब तक जलेबी बाइयां जो हैं डिबेट कर रही होती। हमें नोटिस भेजेंगी एक दिन में, एक आध दिन में। तो अब चूंकि इतना कीमती वक्त है, कीमती स्लोगन है जो तेजस्वी यादव ने दिए, माई बाप। एक तो माई बाप का हिंदी में अर्थ है माता और पिता, और दूसरा माई का मुस्लिम यादव, और बाप का BAAP बहुजन, अगड़े, आदि आबादी, पुअर। यानी उनको साथ लेके चलना चाहते। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया, माई पे नहीं रुकेंगे। ये साहस की बात है। ये DK शिव कुमार ने किया था, चुनाव लड़ने के पहले घोषणा कर दी थी कि हम बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाएंगे हिंदू होकर, और जीत लिया कर्नाटक। उसी तरह इन्होंने बोला कि माई पे ही हम नहीं रुकेंगे, हम बहुजन और अगड़े सारे लोग, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ, इन सारे लोग, और आधी आबादी और महिलाओं के, और पुअर जो गरीब हैं, वो किसी भी जात के, इन सबको लेकर चले। तो ये एक बड़ी बात हुई, और ये बड़ा एक शब्द निकल के आया। आगे चुनाव में 2-3 महीने इसका डिस्कशन होगा, माई बाप। समीक्षकों का ये कहना है कि ये अच्छा हुआ, और मुझे मेरे कई मित्रों ने फोन है, ये अच्छा हुआ कल की रैली देखी, नीतीश कुमार चला गया। नहीं, अगर नीतीश कुमार कल होता तो नीतीश कुमार के क्रेडिट ज्यादा, अरे नीतीश कुमार CM है, ये 10 लाख की भीड़ आई, नीतीश कुमार इतने बड़े नेता हैं, यही करते रहे ना ये नीतीश कुमार यही करते रहे। कभी भाजपा के साथ मिलकर रैली करे तो वो भी अपने क्रेडिट में जाता कि CM थे, कभी इनके साथ रहे। कल नीतीश कुमार नहीं थे, अलग थे, तो ये रैली RJP की थी, प्लस कांग्रेस की थी, प्लस समाजवादी पार्टी की थी, प्लस वाम दल की थी, प्लस अन्य तमाम लोग, वहां के JMM और दूसरे तमाम कार्यकर्ताओं। 10 लाख बहुत बड़ी भीड़ होती है। तो ये अब 1-2 चीजें हो रही, मैं अंत में आ रहा हूं। मैं मेरे ख्याल से अगले मिनट में खत्म करूंगा अपनी बात, कि एक तरफ तो 2 स्थितियां सामने हम लोग के दिखाई पड़ रही। पहला तो दिखाई पड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने जो पहली 195 की लिस्ट जारी की है, उसमें अंदर से विरोध शुरू हो गया। अंदर से विरोध कितना शुरू हो गया? गौतम गंभीर नहीं लड़ना चाहते हैं, उधर वो नहीं लड़ना चाहते हैं, पवन सिंह नहीं लड़ना चाहते हैं, है ना। और मैं इस पे एक अलग से कुछ बना रहा हूँ, कौन कौन
भाजपा की टिकट को अस्वीकार कर रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ देश में कि सत्ताधारी दल टिकट दे और दूसरे मना कर दें, हम प्रत्याशी मना कर दें। ये भारत में हो रहा। वो जयंत सिन्हा ने मना कर दिया, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या है, क्या हो गया? आपके दिन खराब चल रहे हैं मोदी जी, आपकी टिकट को लोग रिफ्यूज कर रहे हैं। अच्छा, एक तरफ तो उनकी टिकट को रिफ्यूज किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक विरोध, आंतरिक अंदर से विरोध की खबरें बढ़ रही हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की इतनी लाखों की 10 लाख से अधिक की रैली। ये दो विरोधाभासी चीजें कल हुई। तो एक तरफ इंडिया अलायंस एकजुट हो गया, आज 10 से 15 लाख लोगों के बीच में हो गया। दूसरा देखिए, एक और है, मोदी जी जा रहे हैं बिहार में आजकल रैली वैली कर। अब 10 लाख तो छोड़िए, उनके लाख भी नहीं आते लोग। आजकल इंडिया अलायंस एक साथ था, और मोदी जी की रैली में क्या हो रहा है कि चिराग पासवान नहीं आ रहे, क्योंकि वहां पर नीतीश कुमार होते हैं, उनमें तो ऐसा बड़ी दुश्मनी चल रही है, और उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं थे उनकी रैली में। तो एनडीए एक नहीं है बिहार में, फिलहाल बिहार की बात कर रहा हूं। बिहार में एनडीए एक नहीं है, मगर इंडिया अलायंस एक है। तो अभी एक चीज हो गई है, अंतिम बात, कि बिहार में 40 में से 25 से अधिक सीटें इंडिया अलायंस को मिलने जा रही। मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 40 में से 25 सीटों पर हारने जा रही है, 25 सीटों से ज्यादा पर, क्योंकि अब नीतीश कुमार का कुछ बचा नहीं है। नीतीश कुमार को लोग अब वहां का नहीं, वो चुक चुके हैं, उनको अब लोग वहां नेता भी नहीं समझते हैं। वहां अभी क्या क्या हो रहा है, अभी वहां शराबबंदी की इन्होंने, और उसमें हजारों करोड़ का शराब का धंधा शुरू करवाया उन्हीं के संगठन के लोगों ने। ये नीतीश कुमार को खबर है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हुई। तो 40 में 25 से अधिक सीटों पर भाजपा हार रही है बिहार में, और 14 झारखंड की सीटें हैं, 14 में वो 10 से, उसको 1-2 सीटें मिलेंगी, 10 से सीटों में वो हार रही है कम से कम। तो 25 और 10 35। तो मैं अपने अपने अंतिम बात पे आ गया कि कल की रैली ने पूरे देश में एक तहलका मचा दिया। ये तो शुरुआत है, अभी तो देखिए मोदी जी घबराए घबराए घूम रहे हैं। देख 10 लाख कहां से आ गए, नीतीश कुमार से पूछ रहे हैं आपके सीएम रहे थे, बल्कि एक का नीतीश कुमार की वो हो जाए, क्लास हो जाए, ये आप ही तो नहीं भेजे हैं इतने लोग। नीतीश कुमार तो आजकल कुछ भी बोलते हैं, विधानसभा के भाषण हम लोग सुने, कुछ भी बोल देंगे हम ही ने भीड़ भेजी थी। और एक सूचना आ रही है कि नीतीश कुमार शायद अब नरेंद्र मोदी को छोड़कर इधर आ रहे हैं, इंडिया अलायंस में फिर आ रहे हैं, और अगर फिर आएंगे तो 40 में 40 सीटें इंडिया अलायंस जीतेगी। और जो संभावनाएं सामने आ रही हैं, तो मोदी जी अभी खतरे में हैं। मोदी जी की उल्टी गिनती चल रही है। अभी वो कहां से कहां गिनाए। चंडीगढ़ में उल्टी गिनती हुई है, इलेक्टोरल बांड में उल्टी गिनती हुई, हर जगह तो उल्टी गिनती चल रही। कल की रैली हो गई तो उल्टी गिनती हो। तो ये उल्टी गिनती मोदी जी की शुरू हो चुकी है। और ये जो कल की रैली थी उत्साहवर्धक थी, बैंड बाजों के साथ थी, लोग नाच गा रहे थे। यही होता है, इसीलिए बोला जाता है चुनाव लड़े नहीं खेले जाएं। तो लाखों लोगों की भीड़ ने ये सिद्ध कर दिया कि 54 में 30 सीटों के लगभग इंडिया अलायंस के पास रहने वाली हैं, और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार अब तस्त होगी। मित्रों, मैं थर्ड एम्पायर कार्यक्रम से अभिलाष अवस्थी विदा लेता हूँ। नमस्कार।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा